अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इन वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो समर कोचिंग सेशन है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि लम्स एनओपी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके लिए हमने एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है या बनाना है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप नया अकाउंट बनाएं और आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चूंकि हमने अपना अकाउंट पहले ही बना लिया हुआ है तो अब मैं यहाँ पे अपनी सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड लिखूंगा और फिर हम साइन इन कर देंगे। जब आप साइन इन कर देंगे तो आपके पास आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा होगा। यही आपकी एप्लीकेशन है, यही आपका सब कुछ है, यहीं पे आपने सब कुछ करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे टॉप पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। चेंज पासवर्ड अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, आस्क एनओपी सेंटर अगर आपने एनओपी सेंटर से कोई हेल्प लेनी है, या लॉग आउट या अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइमर नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे 83 दिन रहते हैं और एप्लीकेशन क्लोज होने में। तो ये यहाँ पे आपको टाइमर भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड। इसका मतलब है कि अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई। और इसके साथ ही ब्लू कलर का में व्यू इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगी। ये काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं और अगर आप इनको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत होगी इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो आप इसको इन सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद हम वापस चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ सेक्शंस हैं और ये 6 सेक्शंस हैं। ठीक हो गया। और इनके सामने यहाँ पे स्टेटस जो हो रहा है रेड कलर का, रेड का मतलब है कि अभी तक कंप्लीट नहीं है। और जैसे ही इनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। आपने इनको एक एक करके फिल करना है और ये यहाँ पे ग्रीन होते जाएंगे। जब 6 के 6 ग्रीन हो जाएंगे तो एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले चलते हैं हम अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है कि अगर आप उसको प्रिंट करना चाहें एप्लीकेशन को। ठीक हो गया। तो आप चलते हैं अपने सेक्शंस की तरफ। पहला सेक्शन है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी नाम वगैरह देना होगा और अपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी होगी। सेकंड है सेक्शन है आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देना होगा। आपने अपने नंबर बताने होंगे, एफएससी में कितने थे या ओए लेवल में कितने थे। और इसके बाद आता है रेफरेंसेस का। तो यहाँ पे आपने अपने रेफरेंस देने होंगे और इसमें चल के देखते हैं कि रेफरेंसेस में क्या आता है। इसके अलावा यहाँ पे आ गई अदर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपने अदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसमें भी चल के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और फिर आपने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है और जो कि आपकी फैमिली के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वगैरह होंगे। इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और आखिरी सेक्शन है ऐसे का। तो वहाँ पे आपने अपने बारे में एक छोटा सा ऐसे लिखना होता है। सबसे पहले चलते हैं पहले सेक्शन पे, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ये सेक्शन यहाँ पे विजिबल है। ठीक हो गया। और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है रिटर्न विदाउट सेविंग और सेव एंड रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि कि ये सारी जो आपने फिल किया ये सेव हो जाए तो आपको सेव एंड रिटर्न करना ना भूलिएगा, वरना आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं टॉप पे। तो यहाँ पे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपना मिडिल नेम अगर कोई है तो लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और इसके अलावा अपने जेंडर आपने अपना यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो है फोटोग्राफ का। यहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोर्टेड फॉर्मेट या तो जेपीजी हो या फिर जेपीईजी हो। इन दो फॉर्मेट्स में आप अपलोड कर सकते हैं, और मैक्सिमम फाइल का साइज जो है वो 1 MB होना चाहिए। अगर आपकी फाइल का साइज 1 MB से बड़ा है तब भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, और अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तब भी आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने जो अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगानी है उसके लिए कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ से आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपका इंक्लूड अ फुल फेस फ्रंट फेसिंग व्यू एंड ओपन आइज, मेक श्योर फोटो प्रेजेंट्स फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर्स। इसके अलावा है टेक द फोटो इन अ प्लेन वाइट, ऑफ वाइट और ब्लू बैकग्राउंड। ये कह रहे हैं कि वाइट या ऑफ वाइट या ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन है कि कोई फिल्टर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इनको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, और फिर आप उसी के मुताबिक अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाएंगे, और आप यहाँ पे चले जाएं। अपनी कोई भी आप अपनी यहाँ से फ़ोटो पिक कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अपना लोगो ले लेता हूँ, और ट्राई करते हैं कि ये लगता है कि नहीं, क्योंकि ये पीएनजी में है। और लेट्स सी के क्या होता है। चलो अपलोड तो हो गई है, अब देखते हैं सबमिट होती है कि नहीं होती। क्योंकि पीएनजी मैंने यहाँ पे पुट की है, और अगर नहीं होगी तो फिर हम जेपीजी में दोबारा पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड या बेफॉर्म का नंबर पुट करना है, वो हमने पहले ही पुट कर दिया था, तो वो पहले ही ये वाला बॉक्स फिल है। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपने बताना है, और इसमें क्या आपके पेरेंट्स मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं। जो भी आपका पेरेंट्स का स्टेटस है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद फादर्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे। फादर्स टाइटल, यहाँ पे आप अपने फादर का टाइटल बता देना है कि अगर आप फादर ने पीएचडी की है तो डॉक्टर लगेगा साथ, और अगर आपके फादर वफात पा चुके हैं तो लेट लगेगा। और अगर आपने वैसे सिंपल सिनेरियोज में आप अमूमन मिस्टर लगता होता है, तो ये यहाँ पे मैंने मिस्टर चूज़ किया है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है फादर CNIC। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपने फादर का CNIC पुट कर दें। ठीक हो गया। और इसके बाद फादर प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे CNIC में देख लें कि आपने डैशेस पुट करनी है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि जब आप CNIC पुट कर रहे होंगे तो आपने डैशेस पुट करनी है। फादर प्रोफेशन, यहाँ पे मेरे फादर का प्रोफेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है। आपके फादर का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और फादर डेजिग्नेशन अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कर लें, कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ। जिन फील्ड्स के सामने स्टार लगा हुआ है वो फील्ड्स कंपलसरी हैं, और वो आपने लाजमी फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे फादर्स मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे हम अपने फादर का मोबाइल नंबर पुट करेंगे। इसके बाद अगला पोर्शन है मदर इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप अपनी मदर का टाइटल लिख देंगे, और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें तो। ठीक हो गया। और
अच्छा, यहाँ मदर प्रोफेशन आप पुट कर देंगे, और अगर आपकी मदर का कोई प्रोफेशन हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिख दें। मदर का मोबाइल नंबर अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, या अगर आपका कोई घर का नंबर है वो लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख दें। आपने यहाँ पे अगर आपकी मदर के पास कोई मोबाइल है तो आप उनका नंबर लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे अपने घर का नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएं तो गार्डियन इंफॉर्मेशन है। अब गार्डियन का क्या मतलब है कि आपका सरपरस्त कौन है। ठीक है, अगर तो आपके वालिदैन जिंदा हैं तो और वो आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं तो आपके गार्डियन भी आपके वालिदैन ही होंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके वालिदैन वफात पा चुके हैं और आप अपने चाचा के पास रहते हैं, या अपने मामू के पास रहते हैं, या अपने दादा अबू के पास रहते हैं, तो आपके गार्डियन, उन्हें कहते हैं गार्डियन। ठीक हो गया। तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप गार्डियन इंफॉर्मेशन में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके गार्डियन आपके फादर ही हैं या आपके मदर ही हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेम एज माय फादर करेंगे तो वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने पहले दिया हुआ है, और अल्टरनेटिव ईमेल आपने पहले दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी आपने पहले दिया हुआ है। इसके अलावा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप अपने घर का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आते हैं लैंडलाइन नंबर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं और उन्हें पता नहीं होता, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कंट्री कोड से शुरू करना है। तो कंट्री कोड पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 है, तो यहाँ पे मैंने 92 से शुरू किया है। फिर आप नेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको शो कर रहा है कि आपने सिटी कोड लिखना है। ठीक हो गया। तो सिटी कोड, जो भी आपकी सिटी का कोड है वो आपने लिखना है। मेरी सिटी का कोड यहाँ पे है 51 है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने बाकी का जो नंबर रह गया है वो आपने लिख देना है, और मैं यहाँ पे अपना बाकी का नंबर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने अपने बाकी का नंबर लिख दिया। और अब आपने जब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब आपने परमानेंट एड्रेस पुट कर देना है यहाँ पे। और अच्छा, परमानेंट एड्रेस और करंट मेलिंग एड्रेस में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इन्होंने यहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी भी हुई है। और एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहते हैं, योर परमानेंट एड्रेस इज द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न एंड योर फैमिली लिव्स। Please make the address as clear and precise as possible. We will be sending all correspondence to this address, so make sure TCS can reach you easily. Pakistan Post will not be used. ठीक हो गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे आप पैदा हुए हों, और जहाँ पे आपकी फैमिली रहती हो। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए लाहौर गया हुआ है, और उसकी फैमिली कराची में रहती है, तो उसका परमानेंट एड्रेस कराची वाला होगा, और उसका करंट मेलिंग एड्रेस लाहौर वाला होगा। तो आपने ये डिफाइन कर लेना है कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिख लेता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुश्किल पेश आ रही होती है कि यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साथ आपको हिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और ये आपको बता रहे हैं कि देखें कि पहली लाइन में आपने अपना हाउस नंबर लिखना है, सेकंड लाइन में आपने स्ट्रीट नंबर, या ये आपको साथ साथ बता रहे हैं। और यहाँ पे जो एड्रेस लाइन 3 है या एड्रेस लाइन 4 है, ये आपको एक्स्ट्रा दी गई है कि इन केस अगर आपका एड्रेस लंबा है तो उनको आप यहाँ पे लिख सकें। इसके बाद आती है कंट्री की बारी। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे आप अपना, और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका जहाँ जौन सा आपने परमानेंट एड्रेस दिया होगा। और इसके बाद बारी आएगी करंट मेलिंग एड्रेस की। ठीक हो गया। अब ये वो है जहाँ पे आप अभी मौजूदा जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है।
और इसी करंट मेलिंग एड्रेस पे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भेजेंगे। तो यहाँ पे आपने वही एड्रेस लिखना है जहाँ से आपका कोई बंदा रिसीव करने वाला हो। तो यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ और ठीक हो गया, मैंने अपना एड्रेस लिख लिया है। इसी तरह आप भी लिख लें, ध्यान कीजिए कि गलत ना लिखें, क्योंकि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके इसी एड्रेस पे आएंगे। और अगर आपका करंट मेलिंग एड्रेस भी वही है, परमानेंट एड्रेस वाला ही है, तो यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। तो ये अब आपने ये सारा फिल कर लिया है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जब आपने ये सारा फिल कर लिया, इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा और फिर आपने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न करना है। और फिर देखते हैं कि क्या इधर ये शो करता है। ये देखिए अब मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रीन हो गया बॉक्स, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के सामने जो बॉक्स था वो ग्रीन हो चुका है, जिसका मतलब है कि मेरी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पहले वाले पोर्शन को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे जाके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे आप जाके इसको दोबारा से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इनकी जो भी इंफॉर्मेशन आप एडिट करना चाहें, और फिर आप सेव एंड रिटर्न कर सकते हैं। ठीक हो। अच्छा, आप चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आई थिंक सो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है और मेरी कोशिश है कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा सके। तो नेक्स्ट पोर्शन था हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड का बताना है। तो पहले ही यहाँ पे जो टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्कूल इंफॉर्मेशन आप से पूछी जा रही है। ठीक हो गया। तो टॉप से शुरू करते हैं, आपसे डिग्री पूछ रहे हैं। और अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप मैट्रिक का लिखें, और अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो आप ओ लेवल्स लिखें। यहाँ पे मैंने मैट्रिक पुट किया है। अपने मार्क्स यहाँ पे बताएं कि आपके कितने थे मार्क्स, और ये और एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा बोर्ड था, फेडरल बोर्ड था, सिंध बोर्ड था, या कुछ भी था, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अ, मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया है। और कब आपकी मैट्रिक आपकी कब कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे आप वो भी आप पुट कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो आप में से अप्लाई कर रहे होंगे क्योंकि मैट्रिक 2020 में कंप्लीट हुई होगी, तो अगर आपकी इसी साल कंप्लीट हुई है तो आप यहाँ पे 2020 लिख सकते हैं। रोल नंबर आपने लिखना है अपने उसका मैट्रिक, आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। स्कूल का नाम लिखना है आपने यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना है जहाँ से आपने मैट्रिक की है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने कंट्री लिख देनी है, प्रोविंस लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है और सिटी लिख देना है अपने स्कूल का जहाँ से आप पढ़े हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपकी बोर्ड में कोई पोजीशन आई है। तो अगर आपकी आई है तो यहाँ पे आप यस कर दें, और अगर आपकी नहीं आई तो यहाँ पे आप नो कर दें। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपकी यहाँ पे पोजीशन आपका ये पूछेंगे कि आपकी कौन सी पोजीशन आई थी। 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे नंबर है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी नहीं आई थी तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसको कॉलेज की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। डिग्री आपसे पूछेंगे कि आपने ए लेवल्स किया हुआ है या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को एफएससी भी कहते हैं, या एफए या एफसीएस। तो उसके इन सारी चीज़ों के लिए इंटरमीडिएट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम यहाँ पे आपके पास आएगी जो भी आपने किया हुआ है, एफए किया हुआ है या आई कॉम किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है या एफएससी किया हुआ है या कोई और चीज़ आपने की हुई है। तो यहाँ पे मैं एफएससी पुट कर देता हूँ। और हैव यू कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट लेवल डिग्री,
तो मेजॉरिटी ऑफ जो भी ये फॉर्म फिल करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी मेजॉरिटी अभी फर्स्ट ईयर में होती है और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं की हुई होती, तो वो यहाँ पे नो पुट करेंगे क्योंकि उनकी अभी एफएससी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया। यहाँ पे रिजल्ट अवेटिंग, इफ यू हैव नॉट गिवन फर्स्ट ईयर एग्जाम प्लीज चेक दिस बॉक्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के पेपर अभी तक नहीं दिए तो आप इस बॉक्स को टिक कर दें। अब आपकी जो मेजॉरिटी होगी वो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे और उन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए होंगे, तो वो इस बॉक्स को टिक करेंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए हैं और आपका रिजल्ट आ गया है, तो फिर आप इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन, यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपका एक्सपेक्टेड कब तक है कि आपकी एफएससी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज आएगा, तो यहाँ पे आपने कॉलेज का नेम पुट कर देना है। इसके बाद कंट्री आएगी कि आपने किस कंट्री से आपने पढ़ा है, आपका कॉलेज किस कंट्री में है, वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद प्रोविंस पूछेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, तो वहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। और डिस्ट्रिक्ट के बाद वो सिटी पूछेंगे और सिटी में आपने अपनी सिटी का जहाँ से आप पढ़े हैं वो आपने लिख देना है। अच्छा, आप इसके बाद आएंगे तो ये आपसे पूछेंगे एनुअल फी कि आपकी फी कितनी थी, कॉलेज की फी कितनी थी। तो यहाँ पे एक चीज आपने इस पे बहुत ध्यान देना है कि एनुअल फी है, यानी कि 12 महीनों को मिला के फीस है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि एक महीने की फीस लिख देते हैं और वो इस एनुअल फी लफ्ज एनुअल को मिस कर जाते हैं। तो एनुअल फी का मतलब है 12 महीने की फीस इकट्ठी मिला के। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन 3 कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरीज में आपने क्या पुट करना है कि आपकी एनुअल फी कितनी है। सेकंड कैटेगरी में उन्होंने पूछा हुआ है कि जितनी आपकी फीस है उसमें से स्कॉलरशिप कितनी है, यानी कि अगर आपकी हाफ स्कॉलरशिप है, 50% स्कॉलरशिप है, तो आप एनुअल फी का 50% यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। और जितनी भी है, ठीक हो गया। फर्ज करो मेरी 19,000 में से 11,000 मेरी स्कॉलरशिप है, तो मैंने यहाँ पे 11,000 स्कॉलरशिप भी लिख दिया। अब एनुअल पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है कि टोटल फीस जितनी आपकी है उसमें से अगर आप स्कॉलरशिप को माइनस कर दें तो जितने आपके पेरेंट्स फी पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7,800 बनती है, आई थिंक सो, मैथ अगर मैंने सही की है तो। हाँ, तकरीबन इतनी बनती है। तो आप इस तरह लिख देंगे, आपकी जो भी फीस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपने पूरा फिल कर लिया और इसके बाद आपने सेव एंड रिटर्न कर देना है। ये देखिए, अब मेरे 2 सेक्शन फुल हो गए और मेरा स्टेटस 2 में ग्रीन हो चुका है। अब चलते हैं रेफरेंसेस वाले पार्ट में।